सो हेलो माय डियर इनचेक रापचेक कॉम्योन्स, कैसे हो यार आप सब। उम्मीद है सब होंगे मस्त बिंदास झकास। तो इस उम्मीद के साथ चलो भाई शुरू करते हैं निको भैया की आज की क्लास। तो निको भैया है आज क्या खास लाए हैं चलो बताते हैं, मगर उससे पहले जरा आप हाजिरी लगाओ। तब तक मैं बता देता हूं कि आज हम लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं भाई, है ना। लेक्चर नंबर 8 करेंगे अपन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट का। हाँ जी, मगर उससे पहले जरा हाजिरी लगाएंगे। हैशटैग कॉमेंट चंदन मिलियनियर जयश्री धीरज रोहित विशाल। ठीक है जी। सर आप लेट कर गए? नहीं जी निहाल जी लेट नहीं कर गया हूं मैं, एक्चुअली नेट नहीं चल रहा था, मैं तो यहीं था, है ना। लेकिन नेट नहीं चल रहा था तो नेट ना चलने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई अपने को। चलो जी तो अब स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए ये हमारे रूल्स है, एक बार थोड़ा सा फास्ट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर मैं आपको आगे के रूल लिखाऊं। सबसे पहली बात भैया, अगर आईओडी का रेट गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन कह रहा है साइलेंट है या उसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है तो नॉट चार्ज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ड्राइंग का अमाउंट नहीं गिवन है तो चार्ज किस पर करोगे, ठीक है जी। तो आहरण का ब्याज नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंग्लिश में कहेंगे। आईओडी का रेट तो गिवन है भैया, पर डेट गिवन नहीं है। कि हमें यह तो पता है कि भैया 40,000 रुपए हमने विड्रॉ किए हैं, हमें यह भी पता है कि 6% का ब्याज लगना है, लेकिन 40,000 कब विड्रॉ किए हैं, पहली तारीख को किए हैं, बीच में किए हैं, आखिरी तारीख को किए, ये नहीं बता रहा। तो फिर हम एवरेज लेंगे 6 मंथ, है ना, 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए भैया आईओडी का रेट भी गिवन है और डेट ऑफ ड्रॉइंग नॉट गिवन, लेकिन जो रेट गिवन है उसमें पर एनम नहीं है। पहले वाले में पर एनम था तो उन्होंने बता रखा था 7 साल पर एनम में आए पूरे साल। अब पर एनम नहीं है तो आप पूरे साल का नहीं मान सकते। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल। अगर पर एनम नहीं है तो इसका मतलब जब निकाला गया तभी। तो ऐसे में आपको भैया 6 महीने कैलकुलेट नहीं करना, तो पर एनम वर्ड बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद हमने चौथा नियम पढ़ लिया था, चौथा नियम, इफ रेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन एंड डेट ऑफ ड्राइंग इज आल्सो गिवन, यानी कि भैया डेट भी गिवन है रेट भी गिवन है, तो जैसा डेट है वैसा निकाल लो, जैसा रेट है वैसा निकाल लो, है ना। यहां तक हमने सीख लिया था। अब कुछ और पॉइंटर्स हैं। अब जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को लगे कि है ये क्या बात हो रही है, तो धीरे धीरे हम इसको क्लैरिटी लेंगे। मैं अभी जो लिखवा रहा हूं बस आप उसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, फिर उसकी थ्योरी भी अपन पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अब बिहार बोर्ड में तो देखो ये सारी चीज आती नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम सिर्फ बिहार बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे, हमें सीयूटी के हिसाब से भी तैयार करना है ना। तो इसलिए हम वो सब कुछ लेकर चलेंगे। अभी मैं सीयूटी के बैचेस पढ़ा रहा हूँ, सारे बैचेस में ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, जो इंग्लिश मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम में तो गब्बर सर है। तो इंग्लिश मीडियम में ये प्रॉब्लम आती है, बिहार के बच्चों को खासकर प्रॉब्लम आती है। प्लीज टीचर की बात को सुनिए, मैं यहाँ पर इसलिए हूं ताकि मैं आपको सबसे बेस्ट दे सकूं, और मुझे यहां पर रहना है तो मुझे आपको बेस्ट देना भी पड़ेगा। अगर आप टॉप करेंगे, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे या आप मेरे पढ़ाने से खुश होंगे तभी तो आप दूसरों को बताएंगे, है ना, फिर हमारा ये धंधा चलेगा। या फिर जब आप टॉप करोगे, आपके चेहरे की वो खुशी, वो मेरा सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन। ऑफ कोर्स सैलरी तो मुझे मिलती ही है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो सेटिस्फेक्शन मिले सबसे जरूरी है। अभी जो भी बिहार के बच्चे हैं उन सबका मोस्टली का सवाल यही है कि सर हमको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं कराए गए, सर हमको बिहार बोर्ड में इतनी थ्योरी नहीं पढ़ाई गई। तो प्लीज आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम को लेकर नहीं चलना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के आगे की दुनिया आपकी मेन दुनिया है। तो प्लीज उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा अपनी ओर से मेहनत करते रहनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। प्लीज इतना मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए। चलिए पांचवा पॉइंट क्या होता है भैया जी, कि यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ड्राइंग्स ना 2 प्रकार की होती हैं। ड्राइंग्स कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ड्राइंग्स कितने प्रकार की होती है भैया? 2 प्रकार की। एक होती है भैया जी कैपिटल नेचर की, ठीक है जी, यानी कि आप कैपिटल में से पैसे निकाल लेते हो, और एक होती है प्रॉफिट नेचर की। ये आप में से अभी तक शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, और मुझे जहां तक पता है किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा कि जब ड्राइंग्स होती है ना तो 2 प्रकार से होती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। आप में से किसी ने अगर सुना हो तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो ध्यान से देखिएगा। अब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है जी, यानी आहरण पूंजी के अगेंस्ट में, ठीक है जी। तो यहां पर नो आईओडी, इसका क्या मतलब हुआ भैया कि अगर कभी क्वेश्चन लिख रहा है कि भैया ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, यानी कि आहरण कैपिटल में से लिया गया है, आहरण कैपिटल में से लिया गया, हिंदी वालों को मैं हिंदी में बोल रहा हूं, है ना, तो इसका मतलब है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना है। अच्छा जी, अब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्या है भैया जी? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट,
यानी आहरण लाभ में से किया गया है, ठीक है जी, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन कभी कहता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल तो उस पर आहरण नहीं लगाना। अगर क्वेश्चन कहता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट तो उस पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर सिचुएशन, एज पर क्वेश्चन। यानी कि अगर लिखा है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट तो उसमें क्वेश्चन बताएगा कि ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है, तो वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट करने को हम वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, बात खत्म, ठीक है जी। अब एक और पॉइंट है, अच्छा इसको याद रखेंगे लेकिन, है ना, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है जी। तो ये 5वां पॉइंट था, 6वां पॉइंट, ठीक है जी। प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, सबको याद रहेगा। प्लीज टमाटर भेज दें फिर जल्दी से ताकि अपन आगे बढ़े, है ना, टमाटर भेज दो ताकि अपन आगे बढ़े। हाँ जी भैया जी, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ये बात ही नहीं बोली ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, तो कैसे पता चलेगा? तो यहां पे देखना 6 या 6 नहीं, यहां पे मैं नोट डाल रहा हूं, नोट, नोट, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, या अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी क्वेश्चन नहीं बता रहा कि जो आहरण आपने किया है वो प्रॉफिट में से किया है या पूंजी में से किया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नहीं बता रहा कि मैंने पूंजी में से आहरण निकाला है या प्रॉफिट में से आहरण किया है, तो आप एज्यूम करोगे, ऑलवेज एज्यूम, तो आप ये मानेंगे, ऑलवेज एज्यूम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। कि भैया जी अगर क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा कि भैया सुनो ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये ड्राइंग्स है बस, तो आप इसको हमेशा अगेंस्ट प्रॉफिट मानोगे, इस पे आहरण कैलकुलेट करोगे। तो ये रूल आपको याद रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बस ये रूल खत्म हो गए। तो अब आते हैं भैया जी हमारे पास टाइप्स, है ना, अब हमारे पास टाइप्स आते हैं, यानी मेथड्स आते हैं बेसिकली। तो भैया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 मेथड्स हैं आपके पास, ठीक है जी। सबसे पहला मेथड अनइक्वल, ठीक है। इसके अंदर आपके पास 2 मेथड है, और फिर आता है इक्वल। यानी कि आपने आहरण समान रूप से निकाला है। अमीषा जी नंबर 5 समझा दीजिए, यही समझाना है उसमें कि अगर आपको लिखा हुआ है आहरण पूंजी में से निकाला गया है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना, उस पर ब्याज कैलकुलेट नहीं करना। अब इसमें समझाने वाली कोई बात बची नहीं। और अगर लिखा है कि आहरण आपने प्रॉफिट में से किया हुआ है तो उस पर आपको पूंजी पर ब्याज निकालना है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, बस खत्म, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग्स लिखा हुआ है, अब ये तो बताया नहीं कि ये अगेंस्ट प्रॉफिट है या अगेंस्ट कैपिटल, ये नहीं बताया, सिर्फ ड्राइंग्स लिखा हुआ है, आहरण की वैल्यू दी हुई है, तो फिर आपको उसको अगेंस्ट प्रॉफिट मानकर उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, बस ये रूल है, ठीक है जी। चलिए अब आपका मन होगा कि भैया ये अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है और अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो हम थोड़ी देर में जब मैं थ्योरी पे आऊंगा तब मैं समझाऊंगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझाते वक्त, है ना। अभी बस इतना आप रूल याद रखो, क्योंकि अब मैं वहां का पॉइंट अगर यहां समझाऊंगा तो यहां का पॉइंट फिर छूट जाएगा, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा समझेंगे। अभी इतना सिंपल सा रूल है, जैसे ए फॉर एप्पल होता है, अब इसमें समझाना क्या है, ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ए पहला अक्षर है, एप्पल का ए पहला अक्षर होता है, इसलिए ए फॉर एप्पल होता है। ऐसे ही आप बस इतना याद रख लें कि अगर आहरण आपने कैपिटल से किया है, यानी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हुई है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज कैलकुलेट नहीं करना।
अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उस पर करना है, ठीक है जी। अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो उसको ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे और उस पर हम ब्याज लगाएंगे, ठीक है जी। बस इतना है, आहरण पर ब्याज लगेगा, इतना बस आप याद रखें, ठीक है जी। अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर में या फिर कल, अगर ये टॉपिक आज कंप्लीट नहीं होता है तो कल मैं आपको ये समझाऊंगा। चलिए जी, अनइक्वल मेथड क्या है? असामान्य रूप। असामान्य रूप मतलब क्या होता है? जैसे मेरे मन को आया तो आज मैंने 5,000 रुपए निकाल लिए अपने बिजनेस से, मेरे मन को आया आज भैया मैंने 10,000 रुपए निकाल लिए, फिर मेरे मन को आया कि यार चलो आज 30 तारीख को पैसा निकालता हूं, तो मेरे मन को आया मैंने पैसा निकाला भैया, ठीक है जी। तो अगर मैंने क्या किया है? असामान्य रूप से आहरण किया है, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें, कोई समानता नहीं है कि हाँ मैं पहली तारीख को तो हर दिन हर महीने पहली तारीख को ही पैसा निकाल रहा हूं, या फिर भैया जी आखिरी तारीख तो हर महीने आखिरी तारीख को ही पैसा निकाल रहा हूं, या हर महीने बीच की तारीख को ही पैसा निकाल रहा हूं। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। कभी मैं पहली तारीख को निकाल लेता हूं, कभी मैं 4 महीने बाद पैसे निकाल लेता हूं, कभी 2 महीने बाद ही निकाल लेता हूं, तो जब जरूरत पड़ती है तब निकाल लेता हूं। तो उसको कहते हैं अनइक्वल मेथड, यानी असामान्य रूप से आहरण किया जा रहा है। और इक्वल मेथड मतलब सामान्य रूप से आहरण किया जा रहा है, ठीक है जी। यानी एक निश्चित तारीख को निश्चित समय पर आप पैसे निकाल रहे हो, ठीक है, निश्चित तरीके से निकाल रहे हो। तो अनइक्वल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला है भैया जी सिंपल मेथड, कह लो आप इसको, हालांकि ये सिंपल बोला जाता है, मुझे लगता है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक हो गया हमारे पास सिंपल मेथड, ठीक है जी, सरल मेथड हिंदी में कहना चाहे तो। दूसरा है भैया जी प्रोडक्ट मेथड, ठीक है जी, यानी गुणांक मेथड। अब ये 2 मेथड्स होती हैं, ठीक है जी, ओके जी। अब इक्वल मेथड के अंदर 3 मेथड्स होती हैं। ये सब हम एक एक करके सीखेंगे, है ना। तो पहले बस ये नाम देख लो, है ना। अब ये मत करना कि भैया ये सिंपल मेथड क्या है, भैया प्रोडक्ट मेथड क्या है। अरे बताऊंगा, अभी पहले मैंने आपको नाम बताया, अब मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, पहले पूरा नाम तो जान लो। तो इक्वल मेथड में सबसे पहले होता है, हो सकता है आप मंथली पैसे निकालते हो, है ना, मासिक रूप से, यानी हर महीने आप पैसे निकाल रहे हो। दूसरा भैया जी हर तिमाही में पैसे निकालते हो, जिसे क्वार्टरली बोलते हैं, ठीक है जी, तो हर क्वार्टरली पैसे निकालते हो। तीसरा भैया जी या फिर हर 6 महीने में पैसे निकालते हो, यानी हाफ ईयरली पैसे निकालते हो, ठीक है भैया जी, ओके। तो ये भैया जी 3 तरीके हैं कि मैं हर महीने पैसे निकाल रहा हूं, या हर 3 महीने में पैसे निकालता हूं, या हर 6 महीने में पैसे निकालता हूं, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, मैं बता रहा हूं हर महीने निकाल रहा हूं, यानी एक समान है, हर महीने निकाल रहा है, हर 3 महीने निकाल रहा है, हर 6 महीने निकाल रहा है। तो ये आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले अनइक्वल मेथड को निपटाते हैं, ये सबसे कम आने का चांस होता है, तो सबसे पहले इसको खत्म कर देते हैं। तो ये देखो भैया जी मेरे पास एक सवाल है ना, सवाल को प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछते हैं डेली, क्या करते हैं ये लोग, पता नहीं भाई कहां से आते हैं ये लोग। आपको पता चल जाए तो मुझे भी बताना, ताकि उसी जगह जाकर हम इनके पेज टाइट कर दें। हमने कई बार बता दिया है कि इंग्लिश के पेपर में नॉर्मली, हिंदी वाले बच्चों के लिए नॉर्मली अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसे इंग्लिश में सॉल्व करते हो तो मार्क्स नहीं कटते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल होता है और सब सब्जेक्ट में होता है, ऐसा नहीं सिर्फ अकाउंट्स में। अगर आप इकोनॉमिक्स में भी प्योर हिंदी का 1, 2, 3, 4 थोड़ी लिखते हो आप, है ना, आप न्यूमेरिक में इंग्लिश में लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसलिए प्लीज घबराए नहीं, है ना। हाँ, थ्योरी क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ी होगी तो आप हिंदी में लिखोगे। थ्योरी में भैया हिंदी के अलग अलग शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द बहुत सारे होते हैं। हो सकता है आपकी किताब में कोई और शब्द दिया गया होगा, तो मैं जब यहाँ बोल रहा हूं तो आप समझ तो गई ना। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ने में आपको एडवांटेज है। सबसे ज्यादा एडवांटेज यहाँ पर हिंदी के बच्चों को ही है, क्योंकि उनको दोनों शब्द सीखने का मौका मिल रहा है, और इंग्लिश वालों को यह है कि थोड़ा सा हिंदी भी सीखने को मिल रहा है, ठीक है जी। चलिए ध्यान से देखिएगा। नाउ सवाल है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रॉइंग्स 10% पर एनम, यानी कि भैया आहरण पर ब्याज 10% पर एनम। ये देखो, एक साझेदारी में साझेदारों द्वारा निकाली गई राशि पर 10% वर्ष की दर से ब्याज लगता है, ओके जी। फिर ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर हमें दे दिया। अब देखो भाई इन्होंने हमें क्या किया, डेट दिया, अमाउंट दिया, कोई सीक्वेंस है क्या? नहीं। कभी 3,000 निकाल रहे हैं, कभी 8,000 निकाल रहे हैं, कभी 2,000 निकाल रहे हैं, कभी मन को भाया तो 6,000 निकाल दिए, कभी 4,000 निकाल दिए, किसी भी तारीख को निकाल दिया, कभी 31 मई को निकाल दिया, कभी 1 अगस्त को निकाल दिया, फिर कभी 30 तारीख को निकाल दिया, फिर 1 तारीख को निकाल दिया। तो इनके में कोई सीक्वेंस नहीं है भाई, है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। तो अब यहां पर भैया जी आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है भैया जी सिंपल मेथड या सरल विधि इसको आप कह सकते हो। इसमें आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको डेट लिखा हुआ है, ठीक है, और जितना अमाउंट आपने निकाला वो लिख लो, ठीक है जी। जब जब जो जो अमाउंट निकाला उसे लिख लो। तो 3,000, 8,000, 2,000, 6,000, 4,000, तो ये आ गया 3,000, फिर ये आ गया
8,000, फिर ये आ गया 6,000, फिर ये आ गया 2,000। तो जिस दिन जब जब पैसा निकाला वो अपन ने लिख दिया, फिर ये आ गया 4,000, है ना, यही है ना। 3 8 6 2 4 या कुछ और है? नहीं नहीं, 3 8 2 6 4 है। ओके ओके, तो भैया जी इसको यहां से हटा दो, इसको यहां से हटा दो, ओके जी। तो ये हमारा काम हो गया भैया जी, है ना। तो 3 8 2 6 4 है ना, यही है 3 8 2 6 4। ओके जी, अब आपको इस पे ब्याज कैलकुलेट करना है ना। तो आपको देखना है भैया जी 31 मई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं भैया जी, है ना। तो 31 मई से 31 मार्च गिनो कितने महीने होते हैं भैया जी। तो 31 मई आप गिनोगे नहीं, ध्यान से, आपको पता है ना साल भर कैसे होता है, अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो अप्रैल आपका खत्म हो गया और मई भी 31 है, यानी मई भी आपका खत्म। तो अगर 31 मई को खत्म हो गया तो अब कितने महीने बचे, यहां से मार्च आने में कितने महीने बचे, जरा कमेंट में आप लोग आंसर देंगे, है ना। सिर्फ चटर नहीं करनी है, पपर नहीं करनी है, आंसर्स भी देने हैं। चलिए तो बताइए कितने महीने हो गए। फिर यहां पे 1 अगस्त 2022 है, तो आपको क्या करना है, जो भी मंथ होगा वो यहां पर लिख देना है, ठीक है जी। चलिए जी, मैं मार्च का बता देता हूं, यहां पर 0 मंथ हुए। चलिए, कोई है जो गिन रहा है? शगुफ्ता, महात्मा गांधी, शिवानी, सूरज, मोहन, SNRT, सृजन, चंदन, माही, जयश्री, कृष्णा, पल्लवी। ओके, वेरी गुड। कुछ लोगों ने 11 लिख दिया भाई, देखना 31 मई है तो देखो 1 अप्रैल से शुरू होती है कहानी, 1 मई। अगर 31 मई लिखा हुआ है तो 2 महीने कट गया ना, अप्रैल भी कट गया, मई भी कट गया, क्योंकि मई की आखिरी तारीख लिखी है ना। तो 2 महीने तो खत्म। तो आप गिनोगे जून से, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल 10 महीने होते हैं। तो आपको यहां पे क्या करना है, 10 लिख देना है। फिर आप 1 अगस्त, अब अगस्त में पहली तारीख है भैया, तो अगस्त पूरा गिना जाएगा, है ना। तो अगस्त से गिनोगे आप, है ना, अगस्त से गिनोगे तो अगस्त पहली तारीख है तो गिना जाएगा, क्योंकि अगस्त पूरा बचा हुआ है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3, तो 5 और 3 8, तो इस पे आ गया 8 मंथ। फिर भैया जी नवंबर, लेकिन नवंबर में कौन सी तारीख है, 30, तो नवंबर तो खत्म, 30 नवंबर को तो नवंबर खत्म हो जाता है। तो आप दिसंबर से गिनोगे, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है जी। तो यानी कि भैया जी यहां पर 4 महीने हो गए। फिर भैया जी यहां पर 1 जनवरी है, तो जनवरी गिनेंगे क्योंकि पहली तारीख है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हो गए, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 3 महीने। अब यहां पर 0। अब आपको क्या करना है, एक एक की कैलकुलेशन कर लेनी है, इसी को कहते हैं सिंपल मेथड। अब ब्याज कैसे कैलकुलेट करते थे भैया, तो ये देखो 3000 आहरण पर ब्याज का मूल्य है, तो 3000 इनटू कितना परसेंट था भैया, सवाल में हमें बताया हुआ था परसेंटेज 10% था, तो 10/100 ब्याज के लिए। और क्योंकि इन्होंने हमें टाइम बता रखा है कि आपने 31 मई को निकाला है, 31 मई को निकाला, तो टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करो, तो 10 महीने, तो इंटू 10/12, बस खत्म। अब आप इसका कैलकुलेट कर लोगे भैया जी, जितना भी आ रहा होगा। ऐसे ही फिर दूसरे का है 8000 इंटू 10/100 इंटू 10 नहीं, इसका कितना है 8 है, तो इंटू 8/12 इक्वल्स टू, फिर 2000 और 4, तो 2000 इंटू 10/100 इंटू 4/12, तो इक्वल्स टू, फिर इसका 1 जनवरी से 6000 पे 3 महीना, तो 6000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 इक्वल्स टू। अब आखिरी वाले पे आप देखोगे तो 4000 इंटू 0 होता है, और 0 पे जितना भी करो 0 ही आता है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहां पर 0 लिख सकते हो। अगर आपको लिखने का शौक हो गया कि भैया लिखेंगे कैसे, तो ये लो भैया जी 4000 इंटू 10/100 इंटू 0/12, तो 0 आप किससे भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है। क्या बात है, पहला निकाल भी लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है भैया, ये खुद आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। आखिरी वाला मैंने निकाल के दे दिया है, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। इसका आंसर आ रहा होगा 1000 रुपया, ठीक है। अब ये सब आप कैलकुलेट होमवर्क में कर लेना, ठीक है। पहले वाले का कितना आ रहा है, दूसरे का कितना आ रहा है, तीसरे का कितना आ रहा है, आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। ओके ओके, तो 1000 आएगा। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, इसे कहते हैं सिंपल मेथड। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं।
जो भी अमाउंट है, जो भी डेट है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, अब किसी के मन में आ जाता है, भैया एक बात बताओ, यहां 31 मई लिखा है, अगर इसकी जगह 25 मई लिखा होता तो, अगर भैया इसकी जगह 18 अगस्त लिखा होता तो, या भैया 17 सितंबर लिखा होता तो फिर डेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो डेज में क्या होता है, 365 से डिवाइड करोगे इनटू जितने भी दिन बन रहे हैं। लेकिन आपको वो मैथ्स का महारत ही नहीं देखना चाहते, है ना, वो आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। तो इसमें इतना डिटेल में नहीं आता कि कोई आपसे 365 के अंदर पूछ ले। अगर पूछ लेगा तो डेट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है जी, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा भैया, ये तो हो गया। अब इसी के साथ आता है हमारा दूसरा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी, तो इसमें अब आपको क्या करना है, तो मेन काम तो वही है, पहले तो 10,000 यहां लिख लो, फिर 8,000 यहां लिख दो, फिर 2,000 यहां लिख दो, फिर 6,000 यहां लिख दो, और फिर भैया 4,000 आपने यहां लिख दिया। ठीक है, लो भैया जी, तो ये आ गया। बड़ा सिंपल सा काम है। हाँ जी भैया जी। अब यहां पे आपसे पूछा है नंबर ऑफ मंथ, तो हमें अभी अपन ने निकाल ही लिया था, तो 10, 8, 4, 3, 0, है ना, यही आ रहा था, 10, 8, 4, 3, 0। हाँ जी। अब यहां पर क्या है, प्रोडक्ट मेथड लिखा हुआ है ना, उत्पाद मेथड, है ना, या गुणांक मेथड, जो भी आपकी किताबों में लिखा हो। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 10,000 इंटू 10, तो ये हो गया 1,00,000। फिर 8,000 इंटू 8, तो 8,000 इंटू 8 कितना हो जाता है, 64। फिर 2,000 इंटू 4, तो 8,000 हो गया। फिर 3 इंटू 6, तो 18,000 हो गया। ठीक है जी। फिर 4 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, है ना, बस। तो फिर खत्म क्यों। ठीक है जी। अब यहां पे तो 0 आएगा, तो 0 का 0 लिख दो। अब आपको क्या करना है भैया जी, इनकी एक साथ टोटलिंग करनी है। प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है एक साथ इनको टोटल कर दो। तो पहले आप क्या करते हो, टोटल निकालते हो इनका। क्या निकालते हो, टोटल। तब इनका टोटल कर देंगे, तो 18 और 8 सही है ना, ये 10, 8, 2, 6, 4, 10, 8, 10 नहीं, ओ सॉरी, तो गड़बड़ हो गई। 10,000 कहां से आ गया, ओहो, ये तो 3,000 है ना, डिलीट, ओहो गड़बड़ हो गई थी, अरे डिलीट। 3,000 है ये जी, है ना, तो 3,000 इंटू 10, तो 30,000 होगा ये। ओके, 30,000। ठीक है, 3, 8, 2, 6, 4, एक मिनट जो गिन लेते हैं, 3, 8, 2, 6, 4, 3, 8, 2, 6, 4। हाँ जी, ठीक है, अब ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, तो कितना हो जाएगा भैया, 18 और 8 26 और 4 30 और 90, तो ये हो गया 120। तो ये आ गया 1,20,000। इसमें अब आपने क्या किया, पहले टोटल मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उस पर ब्याज लगा दोगे, तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है। अब आप खुद देखो, लिखा हुआ है प्रोडक्ट मेथड और इसका नाम लिखा हुआ है सिंपल मेथड, लेकिन इसमें देखो ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी। इसलिए मैं कहता हूं भाई इसको टफ मेथड बोलो और इसको सिंपल मेथड बोलो क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है, बड़ी आसानी से निकल गया। इसमें फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ठीक है जी। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसको। तो भैया जी हमारे पास था 1,20,000 इनटू रेट कितना था भैया 10%, तो 10/100 इनटू भैया जी 1/12, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा ₹1000। ठीक है जी। तो इसे कहते हैं आहरण पर ब्याज निकालना। ठीक है जी। तो भैया जी इस मेथड से भी 1,000 आएगा, और अगर आप इस मेथड से करोगे, स्लो है आज यहां पर नेट, इस मेथड से करोगे तो भी 1,000 आएगा। तो दोनों मेथड से 1,000 ही आएगा।
बस इसमें क्या है कि हर आइटम का आपने पहले आहरण निकाला, हर आइटम का आपने पहले आहरण निकाला, हर आइटम का आपने पहले आहरण निकाला। तो ये आहरण आपने निकाल दिया, आहरण निकालने के बाद आपने इसका टोटल कर दिया। अब इसमें बार बार ब्याज निकालना पड़ रहा है ना, आहरण पर ब्याज निकालना पड़ रहा है बार बार। यहां पर आपने क्या किया भाई, पहले आपने मल्टीप्लाई करके टोटल ले लिया और उस पर सीधा निकाल दिया। तो ये थोड़ा मुझे ज्यादा इजी लगता है, ठीक है जी। परंतु ये मेथड अप्लाई कब होती है, जब अनइक्वल हो, अनइक्वल हो यानी कि कोई तिथि या अमाउंट मैच नहीं कर रही है ना। कभी भी मेरे मन को भाया, मैंने तब तक पैसा निकाला, ठीक है जी, ये होता है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने घर पे रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम बिजनेस करेंगे और हर महीने की इस तारीख को या तो पहली या तो आखिरी या तो बीच में हम पैसा निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो उन्होंने फिक्स कर रखा है अपना। जैसे अगर आपने सुना हो SIP करो, ऐसे ही सिस्टम विड्रॉल प्लान, आप लोगों को पता ही है SIP क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। यानी कि अगर कोई आजकल पैसे कमाता है तो वो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता है। आपने ऐड भी देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है, तो इन सब में पैसे सिस्टमेटिक लगाने पड़ते हैं। यानी अगर आपने एक तारीख डिसाइड कर लिया तो एक तारीख है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना पड़ता है ना, ओके। तो यही यहां पर भी अप्लाई होता है, तो हम उसे कहते हैं इक्वल मेथड, ठीक है जी। अच्छा, अब इक्वल मेथड में देखो बहुत सारे रूल्स हैं, तो आपको भैया जी, और सबसे ज्यादा अगर आता है तो यहां से आने के चांस होते हैं, इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है जी। ये है आपके पास इक्वल मेथड। अब ये जो इक्वल मेथड होता है ना, इसके अंदर आता है ए मंथली यानी मासिक। अब मंथली में क्या होगा भैया जी, महीने में 3 केस बनते हैं, ठीक है जी, महीने में 3 केस बनते हैं। फर्स्ट डे, या इसको बिगिनिंग, यानी बेसिकली 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, ये आ रही बात समझ में, जून, ठीक है जी। तो यानी कि भैया जी इसमें पहला तरीका होता है कि आप पहली तारीख को ही पैसे निकाल रहे हो। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपने हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, कि आपने कितने महीने पैसे निकाले, है ना। हो सकता है आप पहली तारीख को पैसे निकालते होंगे, लेकिन आपने सिर्फ 10 महीने निकाले, उसके बाद नहीं निकाले। हो सकता है आपने पहली तारीख को पैसे निकाले पर 6 ही महीने निकाले, 7 ही महीने निकाले, 5 महीने ही निकाले, है ना। तो पहली तारीख को तो निकाल रहे हो, पर जरूरी नहीं कि पूरे साल निकाल रहे हो, है ना। हो सकता है कुछ दिन रेगुलर निकाला फिर छोड़ दिया। तो यानी कि भैया जी जो भी आपका अमाउंट है इनटू नंबर ऑफ मंथ, अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट मेथड में हम यही कर रहे थे, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ, यही तो कर रहे थे, है ना। अब यहां से आपका फॉर्मूला बदलता है, फिर इसके बाद आता है इनटू रेट अपॉन 100, इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है जी। अच्छा, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग पर मंथ है ना, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग पर मंथ है, हर महीने आप कितना निकाल रहे हो, ठीक है जी। अब आता है मेन ट्विस्ट, जहां पर आपको कंफ्यूजन होगी। तो देखो यार, ये फॉर्मूला है ना, मैं पहले आपको पूरा फॉर्मूला लिखवा देता हूं, फिर मैं इसका एप्लीकेशन आपको सिखा दूंगा। वैसे तो एप्लीकेशन आपको एग्जाम में आएगा नहीं, आपको सीधा फॉर्मूला आएगा, लेकिन अगर बच्चे कहेंगे तो मैं एंड में कराता हूं। पहले मेरा काम है फॉर्मूला कंप्लीट करा देना, ताकि हमारा जो कोर्स है वो टाइम से चले, है ना। अभी हमारा कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि 1-2 बार अपन ने रिपीट चीजें की है। इनटू, ध्यान से देखना इधर, है ना। अब यहाँ 12+1 क्यों करते हैं मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी बस फॉर्मूला है तो प्लीज इसको लिख लीजिए। मैं इसको समझाऊंगा कि 12+1 क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लिख लो, वरना आप कंफ्यूज रहोगे पूरे टाइम। डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1/12, ठीक है जी। तो पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैं समझाता हूं ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, ठीक है जी। ओके, तो फर्स्ट डे हो गया भैया जी। अब उसके बाद बारी आती है मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, ठीक है जी। मिड मतलब बीच में, जैसे कि
जैसे कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, यानी इस तरीके से। ठीक है जी, मतलब आप हर महीने की बीच की तारीख को पैसे निकाल रहे हो। 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर। ठीक है, इस तरीके से निकाल दो। तो भैया इसमें देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं होता एक चीज को छोड़कर। ठीक है जी, सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा, बस एक चीज को छोड़कर कोई फॉर्मूले में बदलाव नहीं। ठीक है जी, चलिए जी भैया जी तो थोड़ा सा बता दो वो चीज कौन सी। मैंने कहा रुको जरा 2 मिनट दो मुझे, पहले मैं फॉर्मूला लिख लूं, फिर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या आया। क्योंकि अगर मैं समझाने जाऊंगा अभी तो लिखने में पीछे रह जाएंगे। फिर 2 फॉर्मूले अगले, क्या हुआ? अच्छा हाँ, थैंक यू। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर इसको हटा देता हूं मैं, डिलीट प्लस जी। ठीक है जी, ओके। अब भैया जी उसके बाद आती है बारी, अगर आप महीने की आखिरी तारीख को निकालते हो, 3rd, ठीक है जी, लास्ट डे या फिर एंड ऑफ द मंथ। मतलब कि अप्रैल है तो 30 अप्रैल को पैसे निकाल रहे हो, मई है तो 31 मई को निकाल रहे हो। ठीक है जी, जून है तो 30 को, जुलाई है तो 31, अगस्त है तो 31, यानी महीने का जो आखिरी तारीख है उस दिन आप पैसे निकाल रहे हो। अच्छा जी, तो उसमें क्या करेंगे भैया जी, तो 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, मतलब इस तरीके से आप आखिरी तारीख को पैसे निकाल रहे हो। तो आप ऐसे में क्या करोगे भैया, तो इसका भी फॉर्मूला है। ठीक है जी, मैंने आपको अभी बताया कि फॉर्मूले को कैसे समझाना है, मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले अपन ये पूरा फॉर्मूला लिख लेना ताकि हमारे ना झंझट खत्म हो जाए। कम से कम मैं आज आपको कल के लिए फिर फॉर्मूला पढ़ के आने के लिए बोल सकता हूं, वरना फिर क्या होगा, फिर वही है कि 2 फॉर्मूले आज कराए, 2 फॉर्मूले कल कराओ। तो इसलिए थोड़ा सा रुकना आप लोग, है ना, हड़बड़ी मत मचाना कि भैया ये क्या कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है जी, अभी अपन ने क्या किया है, हर महीने की बात किया ना, मंथली, मंथली में अपन ने ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है जी, ओके जी। अब आती है बारी क्वार्टरली की। मंथली हो गया, अब बारी आती है क्वार्टरली की। डिलीट, अब बारी आती है क्वार्टरली की। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं बी क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने में। ठीक है जी, क्वार्टरली। तो फर्स्ट, ये पूरा डिलीट भी हो रहा है। हाँ जी, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्वार्टरली की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको पता है एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, जरा बताइए, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, थोड़ा चैट में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, हाँ जी, मोहन जी ने कहा 4 क्वार्टर्स होते हैं, किंजल ने 4, रोशन ने 4। सर आज एमसीक्यू का ये तो यार अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम का चक्कर है। चलिए, तो अगर मैं मंथली की बात करूं तो एक साल में 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ होते हैं। ठीक है जी, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं।
पर जरूरी नहीं कि आप सारे महीने निकालो, आप 10 महीने निकाल सकते हो, 9 महीने भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई पूरे साल पैसे निकाले तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर पूरे साल आप पैसे निकालोगे तो नंबर ऑफ मंथ में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 12 महीने। अगर आपने सिर्फ 10 महीने ही विड्रॉ किए हैं तो यहाँ पे क्या करोगे, 10 महीने 10 महीने 10 महीने। अगर 7 महीने ही विड्रॉ किए हैं तो 7 महीने 7 महीने 7 महीने, है ना। तो यानी ये नंबर ऑफ मंथ होता है। ऐसे ही अब आपका आता है क्वार्टर, है ना। और बहुत सारे वेरी गुड है, बहुत सारे लोगों ने एकदम सही आंसर दिया, 4 मंथ होता है ना। क्वार्टर में भैया 4 मंथ होता है, बिल्कुल सही आपने बताया। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूं, देखिएगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है जी, ओके। और एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, ठीक है जी, ओके। क्या बोला मैंने, एक ईयर में 12 महीने होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। तो इसका मतलब कि भाई जी अगर मुझसे कोई पूछेगा एक ईयर में कितने क्वार्टर हुए, तो हम बोलते हैं 4, ठीक है जी, 4 QTR। आई बात समझ में, कंफ्यूजिंग तो नहीं लगा? अगर कंफ्यूजिंग लगा है तो ये बेसिक मैथ से मैं फिर से रिपीट करता हूं। अरे ठीक है जी, क्या बोला मैंने, एक साल में 12 महीने होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। अगर मैं बोला तिमाही तो 3 महीने हुए ना, ठीक है। अब एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में क्वार्टर कितने हुए, तो एक साल में कितने तिमाही हो सकते हैं, 4 ही हो सकते हैं ना। 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 क्वार्टर्स। तो यानी कि भैया एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स, ओके। अब तिमाही का मतलब होता है कि जैसे मैंने 1 4 बोला, अब एक 7 होगा, फिर एक 10 होगा, फिर एक 1 होगा, है ना। तिमाही का मतलब होता है हर 3 महीने में। तो अप्रैल को आपने पैसे निकाल दिए तो पहली अप्रैल हो गया, फिर मई और जून खत्म, फिर जुलाई को पैसे निकालोगे, फिर जुलाई खत्म तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में पैसे निकालोगे, समझ रहे हो। तो यानी कि हर 3 महीने की पहली तारीख। अगर मैं मिड की बात करूं तो 15 4, फिर 15 7, फिर 15 10, यानी हर तिमाही में 15 तारीख को आप पैसे निकाल रहे हो। अगर मैं आखिरी तारीख की बात करूं तो 30 4, लेकिन जुलाई 31 का तो 31 7, अक्टूबर कितने का होता है, तो अक्टूबर भी 31 का होता है, तो 31 10। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, हर तीसरे महीने की पहली तारीख को पैसे निकाल रहा हूं, हर तीसरे महीने की 15 तारीख को पैसे निकाल रहा हूं, यानी बीच में निकाल रहा हूं, और हर तीसरे महीने की आखिरी। तो इसे मंथ की जगह क्या बोल देते हैं, क्वार्टर। इसे मंथ की जगह क्या बोलते हैं, क्वार्टर, है ना। बिगिनिंग ऑफ QTR, ठीक है जी, QTR क्वार्टर हो गया, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, QTR और QTR। ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा, बस एक ही अंतर है। अब क्योंकि आप नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप पर मंथ तो निकाल ही नहीं रहे पैसे, अब आप क्या करो, नंबर ऑफ क्वार्टर से मल्टीप्लाई करोगे। आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ क्वार्टर से। क्यों भैया जी, क्योंकि अब आप क्वार्टर बेस पे निकाल रहे हो। तो यहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग पर मंथ की जगह क्या हो जाएगा, पर क्वार्टर हो जाएगा, कि हर क्वार्टर में आप कितने पैसे निकालते हो, है ना। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं हर महीने पैसे नहीं निकालूंगा, हर 3 महीने पैसे निकालूंगा, है ना। तो हर 3 महीने पैसे निकालूंगा तो हर 3 महीने के हिसाब से होगा। तो पर क्वार्टर QTR, बस यही करना है, QTR QTR QTR। ऐसे यहां पे भी नंबर ऑफ मंथ की जगह अब QTR से मल्टीप्लाई होगा। QTR का शॉर्ट नेम, क्वार्टर को शॉर्ट में QTR लिख रहा हूं मैं, है ना। तो QTR, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना फॉर्मूले में। फॉर्मूला सिंपल सा है भाई, आपने अगर हर 3 महीने में पैसे निकाल रहे हो तो हर 3 महीने में कितने पैसे निकाल रहे हो इनटू पूरे साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं उस हिसाब से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि यहां पर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं। तो ऐसे ही महीना तो हर महीने आता है, आज का एक महीना, अगला महीना, अगला। क्वार्टर में हर 3 महीने में आता है ना। तो यहां पे आपको अब कुछ नहीं करना, +1 को हटा दो और -1 को हटा दो, क्योंकि अब आप क्वार्टर के केस में आ गए हो, तो आपको यहां पे करना है +3 और यहां पे करना है -3। मिड के केस में 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। क्या करना है, 12 में +3 करना है, इसमें -3 करना है। क्यों करना है मैं भी समझाऊंगा, बस अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है जी।
एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो अगर आज एक क्वार्टर है तो 3 महीने बाद अगला क्वार्टर आएगा, फिर उसके 3 महीने बाद अगला क्वार्टर आएगा, तो 3 महीने का अंतर है, तो यहां पे 3 0 3। ठीक है भैया जी। अब इसके बाद तीसरा केस बनता है, ठीक है जी, तीसरा केस बनता है। भैया तीसरा केस कौन सा बनता है, तो आइए तीसरा केस बना देते हैं। तो तीसरा केस होता है हाफ ईयरली। तीसरा केस कौन सा होता है, हाफ ईयरली, है ना, कि हर 6 महीने में अगर मैं पैसे निकालता हूं, ठीक है जी, हर 6 महीने में मैं अगर पैसे निकालता हूं तो डिलीट डिलीट। चलिए जी, तो बड़ा सिंपल काम है भैया। अगर आप हर 6 महीने में पैसे निकालते हो तो भैया एक साल में 2 बार 6 महीने हो सकते हैं ना, एक साल में 2 ही 6 महीने हो सकते हैं ना, और ऑफ क्वार्टर क्वार्टर हटा दो अब यहां पे। अब क्वार्टर क्वार्टर की जगह हाफ ईयरली आ जाएगा। अब क्वार्टर क्वार्टर की जगह क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली आ जाएगा। बस इतना ही अंतर है। तो जहां जहां क्वार्टर लिखा है उसको हटा दो। लो भैया, तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। इसकी रीजनिंग क्या है मैं बस अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। बड़ा हलवा है ये, और ना इससे आ जाता है। ड्राइंग से बड़ा दुख होता है बच्चों को जब ड्राइंग से ना आए, क्योंकि ड्राइंग्स में सबसे ज्यादा आहरण पे सबसे ज्यादा नियम है, और अगर आहरण से ना आए तो कोई भी बच्चा दुखी तो हो जाता है कि अरे यार बताओ, जिस चीज से सबसे ज्यादा बोला गया उसी चीज से कुछ नहीं आया। तो इसीलिए, पर यहां से मोस्टली चांसेस होते हैं कि आ ही जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि भैया जी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो 12 + 6 12 - 6। अब यहां देखिएगा, एक साल में भैया 12 महीने होते हैं, और एक हाफ ईयर में क्या बोलते हैं, एक हाफ ईयर में 6 मंथ्स होते हैं। एक हाफ ईयर में कितने होते हैं, 6 मंथ। तो अगर भैया एक साल में 12 महीने हैं और एक हाफ ईयर बोला जाए, आधा साल, तो आधा साल मतलब क्या होता है, 6 महीने, है ना, आधा साल मतलब 6 महीने। तो अगर मैं बोलूं एक साल में कितने 6 महीने होते हैं, तो 2 होते हैं। सिंपल सी बात है ना, एक साल में 12 महीने और एक हाफ ईयर में 6 महीने होता है, तो 6 को 12 से डिवाइड किया तो 2 महीने हो गया, 2 बार हो गया, है ना। तो 6 मंथ। एक साल में आधा साल मतलब कितना होता है, 2 बार आएगा ना, एक आधा और आधा, पूरा साल हो जाता है। हाँ जी। तो अब यहां पर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स पर हाफ ईयर, ठीक है जी, पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर, ठीक है जी। ओके, अब इधर आ जाओ, नंबर ऑफ हाफ ईयर, नंबर ऑफ हाफ ईयर, नंबर ऑफ हाफ ईयर। अब एक हाफ ईयर में कितने महीने थे, 6 महीने। तो जैसे एक क्वार्टर में 3 महीने थे, तो आपने 3 प्लस किया, मिड में कुछ नहीं किया, और 3 माइनस किया। ऐसे ही एक हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं, तो यहां पे 12 + 6, 12 + 0 12 - 6। यानी भैया जी बिगिनिंग के केस में अगर महीने का पॉइंट है तो +1 कर दिया 12 में, मिड है तो सिर्फ 12 का 12 कुछ नहीं किया, और अगर एंड है तो 12 में 1 माइनस कर दिया। अगर क्वार्टर का केस है तो बिगिनिंग अगर पहली तारीख को कर रहे हो तो 12 + 3 हो गया, मिड है तो कुछ नहीं 12 का 12 रहेगा, अगर एंड है तो -3 कर दिया। ओके, अगर हाफ ईयर है भैया जी, अगर हाफ ईयर है तो 12 में 6 प्लस कर दिया बिगिनिंग में, मिड में कुछ भी नहीं करना है, और एंड में ये। और हाफ ईयरली में आपका हाफ ईयर से मल्टीप्लाई होगा, क्वार्टरली में आपका क्वार्टर से मल्टीप्लाई होगा, और मंथली में आपका मंथ से मल्टीप्लाई होगा। बस इतना सा अंतर था, ज्यादा कुछ भी नहीं था। अब पॉइंट ये आता है भैया जी कि आपने +1 क्यों किया, +3 क्यों किया, और माइनस क्यों किया, है ना। तो देखो, पहले तो आपको ये फॉर्मूला कल आपको याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप चीजें कर लोगे, ठीक है जी। अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं ना, इसका लॉजिक समझ लेते हैं। अब देखो, मैं हर केस का लॉजिक तो नहीं समझा पाऊंगा कि 9 के 9 लॉजिक आपको समझाऊं, मैं आपको एक नॉर्मल वे में समझाऊंगा, उससे आप ये सब चीजों को अपने आप समझ जाओगे। क्योंकि इसकी डेरिवेशंस आपको नहीं आती है, ना सीबीएसई में आती है, ना सीयूटी में, ना सीए में, कहीं भी नहीं आती है। तो अगर मैं 9 के 9 केस का डेरिवेशन करूंगा तो भैया मुझे इसमें कम से कम 3 क्लास लग जाएंगी। तो मैं आपको एक डेरिवेशन समझाऊंगा, उससे आप खुद ही कॉन्सेप्ट सारा समझ जाओगे। हालांकि वो एग्जाम पर्पस के लिए जरूरी नहीं है, एग्जाम पर्पस के लिए आपका ये फॉर्मूला जरूरी था, जिसको मैंने आपको करके दे दिया है। अब आइए इसको समझते हैं, ठीक है जी। आखिर ये फॉर्मूले में ऐसा +1 - 1 क्यों हो रहा है। तो देखो, अगर मैं मंथली का केस करता हूं,
ठीक है जी। अगर मैं मंथली का केस करता हूं तो मेरे पास 1 अप्रैल है, 1 मई है, 1 जून है, 1 जुलाई है, 1 अगस्त है, 1 सितंबर है, 1 अक्टूबर है, 1 नवंबर है, 1 दिसंबर है, 1 क्या बोलते हैं जनवरी है, 1 फरवरी है और 1 मार्च है। ठीक है जी। यहां पे मेरे 12 महीने खत्म हो जाते हैं। अब गिनिए, मान लीजिए भैया जी मैं हर महीने 1000 रुपए निकालता हूं, तो ये लो 1000, ये लो भैया जी 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 1000, ठीक है जी, ये लो भैया जी 1000, है ना। हर महीने में 1000 रुपए विड्रॉ करता हूं, ठीक है जी। और पहली तारीख को विड्रॉ करता हूं, ठीक है भैया जी। तो ये हो गया 1000 और ये भी हो गया 1000, ठीक है। ओके भैया जी। अब यहां पर आप ध्यान देना, अगर मैं प्रोडक्ट मेथड से चलूं, अगर मैं प्रोडक्ट मेथड से चलूं तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में कितने महीने बचते हैं? 12 महीने। अभी अपन ने प्रोडक्ट मेथड सीखा था ना, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक मिनट, कुछ गड़बड़ होगी क्या? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाँ ठीक है, ये आ गया भैया जी मेरे पास। ये कैसे आया आपको पता है ना? ये कैसे आया आप लोग समझ गए? कोई कंफ्यूज तो नहीं है भैया जी कि ये कैसे हो गया? भैया जी हमको तो जग सुना सुना लग रहा है, एक बार बता दीजिए। ये मैं प्रोडक्ट मेथड से आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, ठीक है जी। ये मैं क्या कर रहा हूं? प्रोडक्ट मेथड से आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। अब अगर आप यहां पर ध्यान दोगे भैया जी, तो आपको एक चीज नोटिस हो रही है, पर भैया जी यार साल तो 31 मार्च का होता है। तो अगर आप यहां 31 मार्च लिखते हो तो यहां पर, यहां से यहां, ये 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में 1 मंथ और होता है कि नहीं होता है ना? 1 मंथ और होता है। फिर उसके बाद अगली जो पहली तारीख आएगी वो कब आएगी? 1/4 को। और ये तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ये तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं हर पहली तारीख को पैसे निकालता हूं तो मैंने मार्च तक पैसे निकाले। हाँ भैया जी आपने मार्च तक पैसे निकाले। अब मार्च तक पैसे निकाले तो बात हो गई खत्म। मैंने कहा हाँ जी भैया बात हो गई खत्म मार्च तक। तो यार इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा हाँ जी भैया क्या प्रॉब्लम आ गई जरा बताना। तो मैंने कहा भाई ये देखो ये देखो ये देखो, यहां पर ये तो अगला नेक्स्ट ईयर आ गया और इस 1 महीने का तो रह गया, है ना यार। एक बार इसको करके देखो ना, 12, 11, 10, यार ये 12 है 13 आएगा। 1 अप्रैल से अगर 31 मार्च गिनते हैं अपन तो 12 ही आएगा। तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ कुछ मिक्स हुआ है क्या? 10, 11, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कहीं तो कुछ मिक्स हो गया। 0 नहीं आना चाहिए यहाँ पर। ये लफड़ा हो गया ना। मैं वही सोचा यार कि एक एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, क्या 0 क्यों आ रहा है? तो ये आ गया। ये देखो ये यहां से बीच में ये मिक्स मैच हो गए हैं, ठीक है। ये मिक्स मैच हो गए हैं। ये आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये आएगा ना 1, 2, 3। हाँ मैं वही सोचा यार 0 क्यों आ रहा है? 0 आना नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो ये अपना ना थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया। ये जो 5 है ये नीचे आएगा। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब सही है, ठीक है जी। हाँ जी ओके, हाँ जी। अब ये अगर मैं प्रोडक्ट मेथड से अपनाऊं तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा भैया जी? देखना इधर पर, ये हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा 11,000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 7,000, ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा 1,000, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं प्रोडक्ट मेथड से इसको सॉल्व करूंगा ना, मैंने क्या किया भाई, हर पहली तारीख को मैं पैसे विड्रॉ करता था। हाँ जी, कितने विड्रॉ करता था? 1000। क्यों? क्योंकि ये इक्वल मेथड है। अगर अनइक्वल मेथड होगा, कभी 1000, कभी 2000, कभी 8000, तो वो प्रोडक्ट मेथड मैंने सिखा दिया फिर, है ना। ये मैंने आपको मेथड सिखा दिया, फिर तो यही फॉलो होंगे, यही फॉलो होंगे ना।
फिर तो यही फॉलो होंगे, आप चाहे सिंपल मेथड से अपनाओ चाहे इससे अपनाओ, तो फिर आपको हर महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, समझ गए भैया जी हम कि ये बड़ा हो जाएगा इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो अब इसको समझिए, अब मैं इसकी जरा टोटलिंग कर लूं तो देखो 12 और 11 33 और 10 43 43 और 9 52 और 8 52 और 8 52 और 8 कितने हो गए 60 60 67 67 और 6 67 और 6 73 78 82 85 86 87 88 88,000 आ रहा है क्या टोटल? एक बार टोटलिंग करके बताना जरा, इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है? 12 और 11 23 हुए, अरे मैं 33 क्यों बोल दिया, अच्छा तो 88 नहीं 78,000 आ रही होगी। तो भैया इसका टोटल आया 78,000, यानी ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है। अगर मैं प्रोडक्ट मेथड से इसको सॉल्व करूं, अगर मैं प्रोडक्ट मेथड से इसको सॉल्व करूं, है ना, उत्पाद विधि से या गुणांक विधि जो भी आपके यहां कहा जाता होगा, तो सॉल्व करता हूं। मान लीजिए आईओडी मेरा 6% है, मेरा आईओडी कितना है 6% है, ठीक है जी। तो 78,000 इंटू 6/100 इंटू प्रोडक्ट मेथड है, तो प्रोडक्ट मेथड में अपन 1/12 करते हैं। अच्छा भैया ये 1/12 क्यों करते हो यार आप प्रोडक्ट मेथड में? तो देखो अगर आप देखोगे तो जब भी आप कोई ब्याज कैलकुलेट करते हो तो वो सालाना कैलकुलेट करते हो, तो सालाना कैलकुलेट करते वक्त इंडिविजुअली आप क्या करते, इसको 12 से डिवाइड कर रहे थे, 12 से कर रहे थे, 12 से कर रहे थे, 12 से कर रहे थे। यानी आप हर बार जब इंडिविजुअली एक एक का निकाल रहे थे तो सबको 12 से डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि मंथ कैलकुलेशन है ना भाई, साल भर का पर एनम के हिसाब से मंथ कैलकुलेशन करनी होगी। जब आप प्रोडक्ट मेथड करते हो तो उसमें कहीं पे भी आपने किसी को डिवाइड तो किया नहीं है, तो आप इकट्ठा डिवाइड कर देते हो, इसलिए 1/12 होता है कि आपने इकट्ठा ही सबका टोटल लेके 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, तो इसलिए इस तरह से 12 से डिवाइड होता है। अच्छा जी, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया जी। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 390। क्या सबका 390 आ गया भैया जी? 390 किंजल जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड किंजल जी, यार आपने निकाला है। अब देखो यार, अब आप खुद से सोचो कि कितनी मेहनत लगेगी अपने को। अगर इसी को मैं सिंपल मेथड से सॉल्व करने लग जाऊं तो और बैंड बच जाएगी भैया। अगर मैं इसी को सिंपल मेथड से सॉल्व करने लग जाऊंगा तो और बैंड बच जाएगी। क्यों? क्योंकि 1000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय इंटू 6/12, फिर इसका अलग इसका अलग इसका अलग, सभी का अलग 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 ब्याज निकालना पड़ेगा। तो कितना लंबा काम हो जाएगा, है कि नहीं? लंबा काम हो जाएगा। रिसर्चर्स ने कहा हाँ यार भैया ये बात तो आप सही कह रहे हो कि अगर मैं एक एक प्रोडक्ट का निकालने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट मेथड कर रहा हूं तो भी मुझे टाइम लग रहा है, सिंपल मेथड से ज्यादा नहीं लग रहा, कम लग रहा है, लेकिन फिर भी टाइम तो लग रहा है। अब सबको मल्टीप्लाई करो, सबके मंथ कैलकुलेट करो, फिर आपस में इसको कट 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 करो, फिर टोटल करने के बाद इससे ऐसे करो। तो रिसर्चर ने कहा यार क्यों ना इसका कोई शॉर्ट मेथड निकाल सकते हैं क्या, कोई छोटी सी ट्रिक है क्या इसकी? तो रिसर्चर्स बहुत गहन चिंतन के साथ लगे कि यार निकालो भाई कोई सॉल्यूशन, इसमें तो बहुत समय चला जाता है यार। अब तब एआई का तो जमाना था नहीं कि अपन ने एआई से पूछ लिया और उसने कैलकुलेट करके दे दिया, है ना। तो यार उनको खुद कैलकुलेट करना पड़ता था, कैलकुलेटर भी बार बार करके कैलकुलेट किया, भाई कितना दबाओगे यार, छोड़ दो भाई, इतनी मेहनत करवानी थोड़ी होती है। मेरी भी 8 घंटे की वो रखो, दिहाड़ी रखो, खुद तो जॉब करने जाते हो 8-9 घंटे और मेरे को दिन भर टक 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 करके तंग कर रखा है, तो कैलकुलेटर भी रो रहा है भैया। तो यार ये सब देखते हुए रिसर्चर्स को रहा नहीं गया, उन्होंने एक ट्रिक निकालने की कोशिश की। तो देखो हमारा मंथ का फॉर्मूला क्या था, देखना जरा। मंथ का फॉर्मूला क्या था? मंथ का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग पर मंथ। तो हर महीने हम कितने रुपए निकाल रहे थे? 1000 रुपए। नंबर ऑफ मंथ कितने हैं? तो एक साल में 12 महीने होते हैं, ध्यान रखना एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 इंटू रेट था 6/100 और 12 + 1 / 2 इंटू 1/12 हमको करना था। ये फॉर्मूले का पार्ट है, ठीक है जी। ये रिसर्चर्स ने बड़ी गहन चिंतन करके फॉर्मूला निकाला, ठीक है जी। अब इसको जरा लगा के देख लेते हैं कि क्या आंसर सेम आता है। तो ये देखो भैया जी, यहां पर 1000 शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेशन किया इन्होंने, ठीक है जी। तो कैसे किया? अब 1000 रुपए भैया मैं हर महीने निकालता था, 12 महीने तक मैंने 1000 रुपए निकाले, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार निकाले। तो 1000 इंटू 12 नंबर ऑफ मंथ इंटू रेट क्या था भैया जी? हमने मान लिया 6%, है ना, इंटरेस्ट ऑफ आईओडी हमने ऐसे एज्यूम कर लिया भैया,
हमने ऐसे एज्यूम कर लिया कि 6% पर एनम है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में मैंने ऐसे एज्यूम कर दिया आपको सिखाने के लिए, ठीक है भैया जी। इंटू 6/100 हो गया। अब फॉर्मूला क्या था, बिगिनिंग के केस में 12 + 1 होगा, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/12, ये हमारा फॉर्मूला था। देख लीजिए एक बार, ये तो फॉर्मूले का हिस्सा है भाई, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते ना। 12 + 1 डिवाइड बाय 2, +1 क्यों हो रहा है, 0 क्यों हो रहा है, -1 क्यों हो रहा है, ये मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये शॉर्टकट का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला की तरह याद रखना पड़ेगा। इंटू 1/12, क्योंकि आपने किसी को भी 12 से डिवाइड नहीं किया है कैलकुलेशन करते वक्त, तो आप इकट्ठा 12 से डिवाइड करते हो, प्रोडक्ट मेथड में ऐसे ही होता है, ठीक है जी। तो इसलिए अपन 12 से डिवाइड करते हैं, बेसिक मैथ से ये मतलब बेसिकली। अब इंटू 1/12, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 12 + 1 को अपन 13 लिख सकते हैं, है ना। इस 12 + 1 को अपन क्या कर सकते हैं भैया जी, 13 लिख सकते हैं। हाँ जी भाई, तो इसको 13 लिख दूं ना मैं, 12 + 1 है भैया जी, तो 12 + 1 13 होता है, ठीक है जी। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया जी इस 12 से इस 12 को काट दिया, ये 2 0 से इन 2 0 को काट दिया, और इस 2 से इसको काट दिया 3, तो 3 × 13 39, और इंटू 10 तो 390। अब बताओ क्या दोनों आंसर सेम है? हाँ भैया जी, दोनों आंसर सेम है। तो आप मुझे खुद बताओ कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा भैया। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कब होगी, जब आपके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि आपको पहले से पता है कि कब कब आप पैसे निकाल रहे हो, और उसमें सेम सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस अगर बदलेगा तो आप ये ट्रिक नहीं लगा सकते, फिर आपको प्रोडक्ट मेथड से या सिंपल मेथड से किसी ना किसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगर आपने साल भर में 10 बार निकाला तो 10 बार ये वाली कैलकुलेशन करो, ठीक है जी, 10 बार करो। और इस वाले केस में तो हर के एक करके करो, तो बड़ा लंबा काम हो जाता था। इसीलिए रिसर्चर्स ने कहा कि भैया इसको एक काम करो, शॉर्टकट मेथड अपनाओ। तो शॉर्टकट मेथड में ये फॉर्मूला अपनाया गया, ठीक है जी। ये फॉर्मूला अपनाया गया, और इस फॉर्मूले को टेस्ट करने के बाद देखा गया कि आंसर वही आ रहा है जो मेरा प्रोडक्ट मेथड से आ रहा था। जो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है, वही मेरा इस शॉर्टकट मेथड से भी आंसर आ रहा है। तो उन्होंने कहा इस मेथड को यूज कर लो। समझ गए मेरी बात? तो ये मेथड यूज होने लगी। अब आ रही है बारी, अरे भैया जी 7:45 तक तो अपना क्लास है, 7 बजे मेरी भी क्लास है, 11th को मुझे पढ़ाना है। 5 मिनट तो दो यार, ताकि मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर दूं, वरना फिर कल वापस रिपीट होता ना। आप लोग भी थोड़ा देखो, आप स्टूडेंट हो, आपने पैसे देकर बैच ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी करनी है। विद्यार्थी का सबसे पहला कर्तव्य है विद्या को अर्जित करना, ये सबसे प्रथम कर्तव्य है। तो जो लोग भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं कि भैया क्लास ज्यादा वही जोड़ दो, छोड़ दो, अगर अपन छोड़ देंगे तो सिलेबस पूरा नहीं होगा भाई, समझना बात को यार, है ना। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए भैया, ये बताइए +1 क्यों किया गया। तो अगर आप नोटिस करोगे, तो अगर मैं पहली तारीख को पहली तारीख को अगर विड्रॉ करता हूं भैया, तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, इसमें भी तो 1 महीना निकलता है। तो अब यार इस 1 महीने तो मैंने कोई विड्रॉ किया नहीं, लेकिन विड्रॉ नहीं किया आपने, पर उसका विड्रॉ नहीं किया आपने, लेकिन उस पर ब्याज तो कैलकुलेट होगा ना, क्योंकि आपने इस टाइम पे जो विड्रॉवल किया है, इस पर ब्याज तो आएगा। तो इसीलिए भैया जी जब मैं प्रोडक्ट मेथड नहीं अपनाता हूं, ये वाली मेथड अपनाता हूं, तो उसमें मुझे ये ध्यान देना पड़ता है। और क्योंकि 1 महीना बच गया, तो इसीलिए यहां पे 12 + 1 कर दिया। अगर यही बात क्वार्टर का केस होता, सुन लो मेरी बात, अगर यही चीज क्वार्टर के केस में होती, तो मैं 1 जनवरी को पैसा निकालता, ठीक है जी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी निकाल लिए मैंने। हाँ जी भैया निकाल लिए। अगर मैं क्वार्टर के केस में होता, तो मैं इस तारीख को पैसा निकालता 1 जनवरी। अब उसके बाद यहां से लेकर यहां तक मैं पैसे नहीं निकाल पाता, क्यों? क्योंकि 31 मार्च तक कोई तिमाही आ ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद जो मैं पैसे निकालता, वो निकालता 1/4 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर। तो अब यहां से यहां गिन लो, ये 3 मंथ्स का गैप है। तो यानी कि भैया जी अगर मैं क्वार्टरली चलता हूं, तो मैं 1 अप्रैल को निकालता हूं, 1 जुलाई को निकालता हूं, 1 अक्टूबर को निकालता हूं, और 1 जनवरी को निकालता हूं। उसके बाद 1 अप्रैल, अब 1 अप्रैल तो अगली साल आएगा, तो जनवरी से लेकर मार्च 3 महीने बच गए ना यार। तो इसकी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए रिसर्चर्स ने कहा यार कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, हम प्रोडक्ट मेथड से नहीं कर रहे, पर इसका इंपैक्ट तो आएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्वार्टर में क्या किया भैया जी, +3 कर दिया। अब पॉइंट आता है भैया, तो माइनस क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि जब आप एंड में निकालते हो, ध्यान से देखना, अगर मैं भैया जी पहली 4 मतलब 1/4 की बजाय मैं 30/4 को निकालता हूं, तो आपका 1 महीना तो वैसे ही खत्म हो गया, 1 महीना खत्म हो गया ना। अगर मैंने 1 अप्रैल को निकाला, ठीक है जी, तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने अप्रैल के बाद निकाला,
तो एक महीना खत्म है ना, अप्रैल का तो कैलकुलेशन ही नहीं होगी, तो 12 में से 1 माइनस कर, तो 11 ही तो बचा, 11 ही तो बचा ना। बस इसीलिए लास्ट के केस में ये लोग क्या करते हैं, -1 कर देते हैं अगर पर मंथ का केस हो तो। अब सेम यही कॉन्सेप्ट क्वार्टरली पे भी लगता है। अब क्योंकि मैं हर चीज को आपको ऐसे करके दिखा पाऊंगा, वरना 2 क्लास तो इसी में निकल जाएगी, है ना, 2 क्लास तो मेरी यही कैलकुलेट करने में निकल जाएगी, तो इसलिए अपन हर क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप एज्यूम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार 1 महीना गया। क्वार्टर के केस में भी अगर आप आखिरी क्वार्टर में निकालते हो, है ना, अगर आप आखिरी क्वार्टर में निकालते हो, इधर देखना, अगर आप, अच्छा क्वार्टर के केस में लिखा नहीं है, ये क्या है, कुछ कट गया क्या, बी क्वार्टरली, सी का, अरे कुछ मिस हो गया है क्या, या मैंने यहां लिखा नहीं है, एक मिनट, हाँ चलिए, ये हमारा थर्ड केस था ना, थर्ड केस है हाफ ईयरली। ठीक है जी, तो बिगिनिंग हाफ ईयरली लिखा तो था यार मैंने, मुझे यहां तक याद आ रहा है, पता नहीं कैसे छूट गया। ठीक है जी, अब जब मैं क्वार्टर के केस में आता हूं तो ये देखो 30 है, क्वार्टर का केस ही कहां से आ रहा है, ओहो इसको चेंज ही नहीं किया, ऊपर ही चेंज किया सिर्फ, ये अकाउंट गलत हो गया, डिलीट डिलीट। जब मैं क्वार्टर के केस में होता हूं ना, तो देखिए क्वार्टर के केस में जब मिड आएगा, तो मिड आएगा तो ये आएगा 15 मई, सबसे पहले 15 मई को निकालूंगा मैं। ठीक है जी, ऐसे ही जब मैं यहां पर आऊंगा तो 15 जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो 15 अगस्त को निकलेगा, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर, तो 15 नवंबर को निकलेगा। यानी कि भैया जी इसमें भी 3-3 महीने का गैप है। ऐसे ही जब मैं इसमें आऊंगा तो मेरे पास जो आखिरी तिमाही होगी, जब मैं लास्ट डे गिनूंगा, तो अप्रैल मई जून, तो 30 जून। ठीक है जी, फिर 30 जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 31 दिसंबर। तो यानी कि भैया जी देखो, अगर मैं लास्ट डे वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो 30 जून को पहली बार विड्रॉ करूंगा, तो अप्रैल मई और जून तो खत्म हो गई, है ना, अप्रैल मई और जून तो खत्म हो गई। तो इसीलिए लास्ट डे के केस में यहाँ पे -3 होता है, फर्स्ट डे के केस में यहाँ पे +3 होता है, क्योंकि 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, और मिड के केस में 0 होता है, क्योंकि ना एक्स्ट्रा मिलता है ना कुछ एक्स्ट्रा जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आपको मैंने एक छोटा सा डेरिवेशन के रूप में बता दिया कि अगर आप चाहो तो इसी को अप्लाई कर सकते हो, है ना, इसी वाली चीज को क्या करोगे आप अप्लाई करोगे हर केस में, तो आपका आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। और मैंने एक छोटा सा ट्रिक करके आपको बता दिया कि इसको कैसे करते हैं। डन है जी, तो प्लीज टमाटर भेज दो भैया जी। हाँ जी, बस खत्म, बस इतनी सी बात समझानी थी, क्योंकि ये समझाने में फिर रिपीट होता है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं भैया फॉर्मूला कैसे आया समझाओ, है ना। अब ऑफकोर्स देखो, फॉर्मूले का कोई आपसे नहीं पूछता कैसे आया क्या आया, कहीं कुछ नहीं होता, आप फॉर्मूला याद करना है, आपको एग्जाम में लिख के आना है। लेकिन फिर भी बच्चे पूछते हैं, और आप पेड बैच में हो यार, तो इसलिए हमने आपको थोड़ी सी डेरिवेशन बता दी है। अगर आप चाहो तो इसको और भी खुद से कैलकुलेट कर लेना, इसमें +3 -3 का यही पॉइंट है। ऐसे ही हाफ ईयरली में भी यही पॉइंट है कि हाफ ईयरली में जब बिगिनिंग है तो 1 अप्रैल, फिर दूसरा विड्रॉवल कब होगा आपका 1 अक्टूबर, फिर अक्टूबर के बाद विड्रॉवल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगला विड्रॉवल तो अगले साल होगा, तो अक्टूबर से लेकर मार्च 6 महीने हो जाते हैं, तो इसीलिए +6। और अगर आप लास्ट डे निकालते हो तो लास्ट डे में आप शुरू ही कब करोगे, 30 सितंबर को, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पूरा सितंबर खत्म, 30 सितंबर को पहली बार आप विड्रॉ करोगे अगर लास्ट डे के केस में होगे तो। मैं तो इसको भी लिख देता हूं, 1 4 और 1 10, यहां पे 30 9 और 31 मार्च, तो 30 9 यानी ऊपर के 6 महीने गायब हो गए, तो ये माइनस कर दिया 6 महीने। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं, इसमें अपने पास आएगा कितना है, मिड के केस में कितना हो जाएगा, क्या है, अप्रैल मई जून, तो 30 जून आएगा ना मिड के केस में, नहीं 30 31, यहाँ आएगा 15 और 15। ठीक है जी, तो यहां पर आएगा आपके पास 15 अप्रैल, क्या बोलते हैं, अप्रैल मई जून, तो 15 जून आएगी यहां पर। ठीक है, फिर यहां से आपके पास हाफ ईयरली हो जाएगा, फिर जून का जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 15 दिसंबर ऐसे आएगा। ठीक है जी, तो वहां से 3 गया और यहां से आ गया, हाँ ठीक। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। तो बेसिकली इसमें पॉइंट यही है कि आपको +3 क्यों कर रहे हैं, +6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाफ ईयरली में पहला विड्रॉवल 1 अप्रैल है, आखिरी विड्रॉवल 1 अक्टूबर है, फिर अगली साल है,
अक्टूबर के बाद विड्रॉवल ही नहीं, तो अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं, इसलिए 6 प्लस कर दिया। यहां पर भैया जी आपकी स्टार्टिंग विड्रॉवल कब है, 30/9, उससे पहले है ही नहीं, तो ऊपर के 6 महीने का तो ब्याज ही नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे अपन ने -6 कर दिया। ठीक है जी, और ये मिड के केस में है। इसमें एक और भी चीजें होती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और सीखेंगे, क्योंकि ना इसको और भी तरीकों से लिखा जाता है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में बस हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि कई किताबों में कुछ अलग तरीके से भी इसको लिखा जाता है, वो तरीका क्या है, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो कर लो, वरना अपन कल क्लास में करेंगे। तो मैं हटा दूं या होमवर्क दे दूं, बता दो। डाउट्स प्लीज। अब तो अपनी क्लास खत्म हो गई है, मेरी क्लास 7 बजे है, तो नेक्स्ट क्लास में हमें जाना है, तो डाउट आपको डाउट स्लाइड वाली टीम सॉल्व कर देगी। ठीक है, चलिए, तो एक बार प्लीज इसको मैं होमवर्क में लिख दे रहा हूं, अगर मन करे तो कर लेना, नहीं तो अपन कल क्लास में तो इसको करेंगे ही, है ना। ठीक है जी, चलिए, अब प्लीज थोड़ा सा ना रिवीजन करके आना आप लोग। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है भैया जी, और ये हिंदी में लिखा हुआ है। आ गया हिंदी, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो सबके लिए है, और प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करके आना, क्योंकि अपन को ना कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट करना है। अब मैं एमसीक्यू लाया तो एक ही था, लेकिन कोई बात नहीं। अरे कट क्यों नहीं रहा? हाँ जी, हो गया। चलिए चलते हैं, तो फिर मिलेंगे कल, है ना, कल मिलेंगे, और हमें किसी भी हालत में कल आहरण से रिलेटेड सारी चीजें खत्म कर देनी है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न था आज, पर पुराना ही रह गया, तो कल करेंगे अपन क्वेश्चंस, और कल कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए जी, तो जरा मुस्कुराएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जरा मुस्कुरा कर जाएं यार, ऐसे बाय बाय बोलते हुए नहीं। चलिए, सो थैंक यू माय डियर कमेंट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्माइल स्माइल, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराओ ना यार, मुस्कुराहट को फैलाओ ना यार, इस तरीके से जीवन जियो कि जीते जीते मजा आने लगे। तो फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।